के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में एक तो हमने जो प्रीवियस चैप्टर 12 में सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कवर किए हैं उनका वर्बल टेस्ट होगा। आपको बताया, यूजुअल मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए चैप्टर 11, 12 और 13 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको हमने साथ साथ याद करना है। तो डेली बेसिस पे हमारा छोटा सा 15-20 मिनट का वर्बल टेस्ट हुआ करेगा और फिर उसके बाद हम रेगुलर लेक्चर की तरफ चलेंगे। तो अभी आप अपनी बुक्स वगैरह क्लोज कर लीजिए। पेज भी आपके सामने नहीं होना चाहिए मेरे भैया, आपसे दोबारा खुसूसी दरखास्त है। अच्छा मेरे भाई जी, तो जो एरियाज हमने कवर कर लिया है वो है इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश, बैंक और पेएबल्स। ये 5 एरियाज है ना, ठीक है जी मेरे भाई। आप कैश से रिलेटेड सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताइए क्या होंगे। सिर्फ आप कीवर्ड्स बोलते जाएं, अगर कहीं पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत हुई तो मैं खुद आपसे पूछ लूंगा। फिजिकल वेरिफिकेशन, रिकंसिलिएशन, वेदर दे आर रियल। आप मुझे बता दीजिए रिकंसिलिएशन किसके साथ चेक करेंगे कैश में? बैलेंस एज पर बुक, और जो फिजिकल बैलेंस है देखेंगे दोनों मैच करते हैं कि नहीं करते जी। आप मेरे भाई बैंक बैलेंस को वेरीफाई करने के लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताइए। कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, शाबाश। 1 मिनट रुकिए जरा यहाँ पे जी। आप कार्नर वाले स्टूडेंट, आप मुझे ये बताइए बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन बैंक से कंफर्म करवाएंगे, बैंक से पूछेंगे? नहीं पढ़ा हुआ आपने? क्यों नहीं पढ़ा जी भाई? जो कॉर्नर पे स्टूडेंट बैठे हैं आप बताइए, बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, 2-3 इंफॉर्मेशन बता दीजिए क्या कंफर्म करवाएंगे जी। अनप्रेजेंटेड चेक नहीं, अनप्रेजेंटेड चेक तो हम खुद बैंक स्टेटमेंट से देख लेंगे नेक्स्ट मंथ की कि क्लियर हुए हैं कि नहीं। वो बैंक से तो पूछने की जरूरत नहीं है भाई। जो बीआरएस में अनप्रेजेंटेड या अनक्रेडिटेड चेक्स आ रहे हैं वो बैंक से पूछने की जरूरत नहीं है, हम अगले महीने की बैंक स्टेटमेंट से खुद देख सकते हैं। नहीं, बैंक कंफर्मेशन में ये तो कंफर्म नहीं करवाएंगे मेरे भाई। ये बताया था मैंने, जवानी कलामी कंसल्ट बताया था ये, लेकिन आपने डंडी वो के नहीं सुना जी मेरे भाई। आप बताइए कौन सी बैलेंस आपके साथ वाले बैलेंस तो कंफर्म करवाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पता। ऐसे ना करें यार जी। आप जी बैंक से कोई लोन वगैरह कंपनी ने लिया उसके बारे में पूछेंगे, उसका रीपेमेंट शेड्यूल पूछेंगे, इंटरेस्ट रेट क्या है, सिक्योरिटी के तौर पे क्या चीजें रखवाई है, बैंक चार्जेस, ये सारी इंफॉर्मेशन। ड्यूरिंग द ईयर कितने बैंक अकाउंट ओपन हुए, क्लोज हुए, इनके बारे में पूछ सकते हैं। कोई सी 2-3 बता देते मेरी तसल्ली हो जाती जी मेरे भाई। आप बता रहे थे बैंक से रिलेटेड प्रोसीजर्स, हाँ जी मजीद बताइए। एक तो आपने बता दिया कि जी बैंक कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे और बैंक रिकंसिलिएशन, बस ठीक है, क्लियर, शाबाश। वो कॉर्नर में भाई जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं ये कुछ मुसलसल देख रहे हैं, और जितने गौर व खोज से देख रहे हैं ना, मुझे कंफर्म है कि ऑडिट को नहीं देख रहे बार। ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को उन्होंने कहा कि हम वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। क्वेश्चन मेरा सिर्फ इतना है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हुए हम बैलेंस एज पर कैश बुक को भी चेक करेंगे, अनप्रेजेंटेड चेक को भी, अनक्रेडिटेड चेक्स को भी, और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट को भी। सिर्फ इतना बता दीजिए अनक्रेडिटेड चेक्स को कैसे वेरीफाई करेंगे। कम से कम 2 प्रोसीजर बताने हैं। बैंक के एरिया में है ही 2 डॉक्यूमेंट्स जिनको हमने चेक करना है, एक बैंक कंफर्मेशन है, एक बीआरएस है। बीआरएस में अनक्रेडिटेड चेक्स आते हैं ना, कैसे हम चेक करेंगे कि वो सही स्टेट किए गए? मेरा भाई अगर आप याद करके नहीं आए ना तो 2 दिन तक सोचते रहे, नहीं जहन में आएगा। क्यों नहीं याद किया आपने? पता नहीं था कि छुट्टी है, छुट्टी पे थे। छुट्टी पे तो मैं भी था, छुट्टी पे तो ये भाई भी थे, लेकिन उन्होंने छुट्टी को ज़ाया थोड़ी किया। फिर आप कहते हैं आई कैब का पेपर बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ना करें जी। जो इनके पीछे बैठे हुए भाई,
आप बताइए। सब्सिक्वेंट मंथ की बैंक स्टेटमेंट में देख लेंगे अनक्रेडिटेड चेक क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए। पहला स्टेप हो गया करेक्ट। एक और स्टेप बता दीजिए। अगर क्लियर नहीं हुए तो क्या करेंगे भाई? ऐसे भी तो होगा ना, कुछ चेक हो सकता है क्लियर ना हुए हो या लेट हुए हो, उनकी मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे। और एक प्रोसीजर आप भूल गए कि उनका कॉस्ट कर लें, सम कर लें। आपको पता है जब काउंटिंग में वो बीआरएस जो कैशियर फ्रॉड करके भागता था, वो टोटल करने में भी कोई 1000-1500 की डंडी मार जाया करता था, तो उसको टोटल भी कर लेंगे। नहीं मेरी तसल्ली नहीं मेरे भाई। आप ट्रेड पेबल्स के प्रोसीजर बताइए, कॉर्नर वाले स्टूडेंट। जी भाई आप। एग्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद रिकॉर्ड, चले इसको एक्सप्लेन कर दे बस, बाकी छोड़े। ट्रेड पेबल्स में ध्यान में रखिएगा, किस चीज को किसके साथ हम कंपेयर करेंगे, एग्री करेंगे। एग्री बैलेंस ऑफ ट्रेड पेबल्स अपीयरिंग इन बैलेंस शीट विद क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट एंड लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, या विद सेल्स लेजर ख्याल है, ठीक है, सॉरी परचेज, ठीक ठीक परचेज लेजर जी। और प्रोसीजर एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, शाबाश। एक और बता दीजिए रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन किसकी किसके साथ? क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट की रिकंसिलिएशन विद लिस्ट ऑफ परचेज लेजर्स, ठीक है ठीक जी। आप सेकंड लास्ट स्टूडेंट, आपने बताना है क्रेडिटर्स की कंप्लीटनेस के प्रोसीजर बता दीजिए। कैसे इंश्योर करेंगे क्रेडिटर्स कंप्लीट है? जी मेरे भाई आप बता दीजिए क्रेडिटर्स की कंप्लीटनेस के प्रोसीजर। भूल गए? खुदा का खौफ करें, क्यों नहीं याद करके आते? तो कैसे भूल सकते हैं आपको? कोई दो प्रोसीजर, ज्यादा ना बताएं, दो प्रोसीजर बता दें क्रेडिटर्स की कंप्लीटनेस। एजिंग रिपोर्ट से कंप्लीटनेस कैसे इंश्योर होगी? नहीं नहीं, एजिंग रिपोर्ट तो हमारा वैल्यूएशन से रिलेटेड हो सकता है, रेलिवेंट प्रोसीजर कंप्लीटनेस से रिलेटेड नहीं है। कट ऑफ ऑन परचेजेस, ठीक है शाबाश। और हाँ शाबाश, पेंडिंग जीआरएन चेक करेंगे जी। ये सेंटर मिडिल स्टूडेंट जी। आप बताइए मुझे, मैंने जब क्रेडिटर्स के सब्सटेंटिव प्रोसीजर पढ़े तो मैं ये देख के हैरान रह गया कि एक प्रोसीजर है सब्सिक्वेंट पेमेंट्स को चेक करने वाला प्रोसीजर, ये क्रेडिटर्स के जो कंप्लीटनेस की असर्शन में भी आ रहा है और जो बाकी की अदर असर्शंस है, अदर प्रोसीजर्स हैं, उनमें भी आ रहा है कि क्रेडिटर्स के एरिया में सब्सिक्वेंट पेमेंट्स का जिक्र। बताइए क्या दोनों प्रोसीजर एक जैसे हैं, जो कंप्लीटनेस में आ रहे हैं और जो कंप्लीटनेस के अलावा प्रोसीजर आ रहे हैं? क्या फर्क है दोनों में? नहीं मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं यार, मेरे ख्याल आपको खुद भी नहीं समझ आ रही होगी कि आप क्या कह रहे हैं। जी भाई आप बताइए क्या फर्क है? कि भाई जो पीछे बैठे भैया, अभी तो जब उससे पूछा था फिर सर मैं बताऊं, अब क्या हो गया? अब भी बताओ ना। हाँ हाँ जी, ये भाई जैकेट के साथ जो बैठे हैं, हाँ जी जैकेट में, ये आप सब्सिक्वेंट क्लियरेंस का मतलब होता है कि आपने जो ईयर एंड से पहले जो पेमेंट थी वो आपने क्लियर हो गई नहीं। अच्छा, ऊपर वाला प्रोसीजर उसमें सिर्फ चेक करते रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड नहीं। देखिए जिस तरह फिजिकल वेरिफिकेशन दो तरह से परफॉर्म की जाती है, एक है लिस्ट टू फ्लोर और एक फ्लोर टू लिस्ट। लिस्ट टू फ्लोर, अगर हम लिस्ट में से सैंपल सेलेक्ट करके देखें कि ग्राउंड में मौजूद है कि नहीं, ये कौन सी दर्शन है? एग्जिस्टेंस। और अगर हम ग्राउंड में से सैंपल सेलेक्ट करके देखें लिस्ट में मौजूद है कि नहीं, कंप्लीटनेस। एक ही डोर के दो सिरे। अगर हम सेल्स को वेरीफाई करते हुए गुड डिस्पैच नोट से सैंपल उठा के देखें सेल इनवॉइस टी काउंट में रिकॉर्ड होगी कि नहीं,
गुड डिस्पैच नोट से सैंपल उठा के देखा, सेल्स के अकाउंट में रिकॉर्ड हो गई कि नहीं, कंप्लीटनेस। और अगर हम सेल्स अकाउंट में से इनवॉइसेस को सेलेक्ट करके देखें गुड डिस्पैच नोट मौजूद है कि नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं। अकरंस, अल्लाह के बंदे, सेल्स में एग्जिस्टेंस कहां से आ गई भाई, खुदा का खौफ करें। परचेजेस में अगर हम जो टी अकाउंट में परचेज इनवॉइस रिकॉर्ड हुई है उनका सैंपल सेलेक्ट करके गुड रिसीट नोट के साथ कंपेयर करें, कौन सी असर्शन है? बस हो गया, ऑडिट खत्म, इतना ही था बस हमारा। और भाई परचेज अकाउंट में अगर जो रिकॉर्डेड परचेज इनवॉइसेस हैं उनका सैंपल सेलेक्ट करके देखें कि गुड रिसीट नोट मौजूद है कि नहीं, अकरंस। और अगर गुड रिसीट नोट का सैंपल सेलेक्ट करके देखे परचेज अकाउंट में इनवॉइस रिकॉर्ड हुई कि नहीं, कंप्लीटनेस। डोर एक ही है, एक से दूसरे सिरे पे जाएं कोई और एविडेंस, दूसरे से पहले सिरे पे आए कोई और एविडेंस। इसी तरह सब्सिक्वेंट पेमेंट का भी प्रोसीजर है क्रेडिटर्स में। अगर हम जो क्रेडिटर्स रिकॉर्ड किए गए हैं ये रेंट पे, उनका सैंपल सेलेक्ट करके देखें ये रेंट के बाद पेमेंट हुई है कि नहीं, ये एग्जिस्टेंस है, ये कंफर्म करता है कि क्रेडिटर्स वाकई एग्जिस्ट कर रहा था कि नहीं। भाई कर रहा था तभी इसको पेमेंट हुई है ना। और अगर हम गौर से सुनिएगा, ये रेंट के बाद जो पेमेंट्स हुई हैं क्रेडिटर्स को उनका सैंपल सेलेक्ट करें और देखें ये रेंट पे क्रेडिटर रिकॉर्ड हुआ था कि नहीं, ये कंप्लीटनेस है। वो ट्रांजैक्शन एक ही है लेकिन एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाएं तो अजर्शन कोई और है, दूसरे से पहले सिरे पे जाएं तो अजर्शन कोई और है। कंप्लीटनेस में बताइए क्या प्रोसीजर लिखा होगा? क्या ये लिखा है कि क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करके फिर पेमेंट की तरफ जाओ, या ये लिखा है कि पेमेंट्स को सेलेक्ट करके फिर क्रेडिटर की तरफ आओ? पेमेंट को सेलेक्ट करके फिर क्रेडिटर की तरफ। इसीलिए वो सब्सिक्वेंट पेमेंट का प्रोसीजर दो तरह से परफॉर्म हो रहा है, एक कंप्लीटनेस में है और एक बाकी की अजर्शन में, जैसे एग्जिस्टेंस वगैरह के लिए। नहीं याद किया आपने, जाया करके आ गए छुट्टी का दिन। अच्छा बताना नहीं आया मेरे भाई को, मेरे भाई को लिखना आता है, अभी याद नहीं किया। तो कोई शुभ मुहूर्त निकलवा ले किसी पंडित से मिलके कि कब याद करना है। वो कौन सी पूर्णमासी की रात होगी जब मैंने बैठना याद करने के लिए, अमावस की रात होगी। अच्छा जी मेरे भाई, आप जो बैठे हुए हैं ये सेंटर में है, इनके पीछे लेफ्ट हैंड बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए रिसीवेबल की वैल्यूएशन के प्रोसीजर बता दें। भाई ये जो सेंटर में भाई बैठे हुए हैं, हाँ जी ठीक है, बेसिस ऑफ प्रोविजन वैल्यूएट करेंगे, एजिंग रिपोर्ट देखेंगे, सब्सिक्वेंट क्लियरेंस देखेंगे। क्या सब्सिक्वेंट क्लियरेंस में क्या देखेंगे? हाँ कि अगर डेटर से ये रेंट के बाद डेटर से कैश रिसीव हो गया है कि डेट रिटर्न ऑफ कर दिया गया है। अगर पता चले कैश रिसीव हो गया है इसका मतलब है कि वो गुड डेट है, और अगर पता चले ये रेंट के बाद राइट ऑफ हो गया है तो बैड डेट हो गया, एडजस्टिंग इवेंट है। ठीक है, उस अमाउंट से फिर हमने प्रोविजन को रिकॉर्ड करना होगा, डेटर्स की वैल्यू कम करना होगी। शाबाश, हाँ जी। लेकिन ये ना समझिएगा कि मुझे पता नहीं चला आपने कैसे सुनाया। ठीक है, आपकी जो आंखें ऐसे ऐसे हो रही थी ना, मुझे नजर आ रहा था मेरे भाई जी। ट्रेड पेएबल, अच्छा ये हो गया बैंक में। इन्वेंट्री के ये मेरे भाई आप बताइए, इन्वेंट्री वेरीफाई सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताइए इन्वेंट्री से रिलेटेड। फिजिकल काउंट, सारी बातें छोड़े, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए फिजिकल काउंट करने से कौन सी या कौन कौन सी असर्शन वेरीफाई होगी इन्वेंट्री का फिजिकल काउंट करने से? एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस कैसे होगी? अगर हम रिकॉर्ड से सैंपल उठा के फिजिकल चेक करेंगे तो कौन सी? एग्जिस्टेंस। फिजिकल से उठा के रिकॉर्ड में देखेंगे है कि नहीं, कंप्लीटनेस। और कौन सी असर्शन होगी? वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कैसे होगी? कि उसकी फिजिकल कंडीशन का डैमेज है आइटम तो इसका मतलब ऑब्सोलीट है। अच्छा, एग्जामिनर कमेंट्स आपको बता रहा हूं एक लाइन,
आपने मुझे बताना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। उसने कहा कि जब हम किसी प्रोसीजर की असर्शन पूछते हैं स्टूडेंट से तो स्टूडेंट रेलिवेंट असर्शन की बजाय ऑल असर्शंस बता देता है। ये उसने एग्जामिनर कमेंट्स में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। क्या कहना चाह रहा है कि स्टूडेंट सिर्फ स्पेसिफिक बतानी चाहिए, 6 की 6 सारी असर्शन ना बता दो कि कोई तो सही होगी। तो सर ने कहा था एक्स्ट्रा लिख दे तो कोई मसला नहीं है। भाई हर जगह पे ये रूल नहीं लिखता लगता, मैंने ये भी बताया था। जैसे कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन में भी वो यही एरर एग्जामिनर कमेंट्स में बता रहा है बार बार स्टूडेंट्स का कि रेलिवेंट थ्रेड्स की बजाय ऑल थ्रेड्स लिख देते हैं, जो कि गलत है। वो फिर रेलिवेंट थ्रेड के मार्क्स भी नहीं देता। तो अगर कभी किसी प्रोसीजर से पूछ ले वो, कि वो नॉर्मली पूछता नहीं, कभी कभार एक दुक्का दफा अगर पूछ ले कि इस प्रोसीजर से कौन सी असर्शन वेरीफाई होती है, तो हमने ऑल असर्शन लिखनी है कि रेलिवेंट, सिर्फ रेलिवेंट। जी मेरे भाई जो कॉर्नर में बैठे हैं भाई, कैश के लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताइए, आपसे आगे वाले जी। हाँ जी, फिजिकल काउंट, रिकंसिलिएशन और नोट्स आर रियल। किसी एम्प्लॉय के पास तो कैश नहीं लिखवाया हुआ, पैटी का। ये आपको ये पता है कि समटाइम कैश जो है वो मेन कैशियर के पास नहीं, किसी एम्प्लॉय के पास भी लिखवाया होता है, उसको एडवांस के तौर पे दिया कि भाई छोटे मोटे खर्चे कर लेना। पैटी के, इसे इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं। काउंटिंग में शायद आपने पढ़ा हुआ, ये इम्प्रेस सिस्टम का नाम नहीं पढ़ा, पैटी कैश का तो पढ़ा हुआ ना, कि वो छोटे मोटे खर्चे करने के लिए किसी एम्प्लॉय को। बिल्कुल। तो अगर कोई कैश थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है किसी और एम्प्लॉय के पास तो वो भी पूछ लेंगे, देख लेंगे, उससे चेक कर लेंगे जी। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यूएशन के प्रोसीजर बताइए जी। एजिंग एनालिसिस, शाबाश। बेसिस फॉर प्रोविजनिंग के स्पेसिफिक बेसिस है कि जनरल है, कौन सी बेहतर होती है? स्पेसिफिक, शाबाश। आगे सब्सिक्वेंट पेमेंट, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी भी देख लेंगे। ये हिस्टोरिकल एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि पिछले सालों में जो क्लाइंट की प्रोविजन और एक्चुअल एक्सपेंस होता रहा है क्या वो ठीक होते हैं कि नहीं, एक्चुअल एक्सपेंस प्रोविजन के मुताबिक ही होता रहा है कि नहीं। ट्रेड रिसीवेबल के रेगुलर प्रोसीजर बताइए जी, आप बताइए, आप ट्रेड रिसीवेबल के प्रोसीजर्स। एग्री विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, शाबाश। स्कैन लेजर, रिकंसिलिएशन। मुझे ये बता दीजिए आखिरी क्वेश्चन मेरा कि रिकंसिलिएशन किस चीज के साथ बनाई जाएगी ट्रेड रिसीवेबल में? डेटर्स कंट्रोल अकाउंट की सेल्स लेजर के साथ रिकंसिलिएशन बनाई जाएगी। ठीक है, करेक्ट। चलिए वर्बल टेस्ट आज का यहाँ पे खत्म करते हैं। आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कॉलेज स्टाफ की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे। अगर राइस का कभी लखनऊ में कैंपस बना तो उसका प्रिंसिपल जमील साहब को बनाएंगे इंशाल्लाह। इनकी उर्दू बहुत अच्छी है। चलिए वापिस आते हैं ऑडिट की तरफ। नहीं वैसे आपको समझ आ गया कि कहना क्या चाह रहे थे? अच्छा चलिए बाद में पूछ लीजिएगा। हाँ वो शायद आपका कोई चूंकि आई कैप मुझे वैसे कंफर्म नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मे भी गलत हो, आप कंफर्म बात तो वही कर सकते हैं कि आपको पता है कि जो आई कैप स्कीम अपनी चेंज करने जा रहा है शायद 21 में। हाँ जी, तो उससे पहले जो 2020 की अटेम्प्ट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत क्रिटिकल हैं कि राइस की कोशिश ये है कि वो स्कीम चेंज होने से पहले हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वालिफाई कर जाएं कैप से, वरना आपको पता है बाद में प्रॉब्लम बाद में भी कोई नहीं है। जाहिर है इससे पहले भी बहुत सी स्कीम्स आई गई, स्टूडेंट पहले भी क्वालिफाई करेंगे बाद में क्वालिफाई करेंगे, लेकिन एक टेंशन बिला वजह की लगी रहती है कि पहले सिलेबस क्या था, बाद में क्या है, क्या क्या चीज़ चेंज हुई है, कौन सी चीज़ें नहीं लेके आनी है, करनी है। अगर आपने पिछले सेशन में क्लास ले ली हो तो फिर आपको मजबूरन नए सेशन में भी क्लासेस लेना पड़ती हैं,
इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो शायद इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हैंडल करना है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, इसके बारे में गाइडेंस दी जाएगी आपको कि आप प्लानिंग कर सके अपनी। ठीक है, तो इसके लिए है जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बहरहाल क्लियर वही करेंगे। तो ये अगर टाइम हो आप तो अटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये 4 दिसंबर से, हाँ शायद 4 दिसंबर से, अब बाहर उन्होंने कोई शेड्यूल लगाया होगा। अगर फ्री हो तो आपने वैसे भी तो टाइम ज़ाया करना ही है, तो उधर भी जाके कर लें। शायद कोई काम की चीज़ पता चल ही जाए, मेरा ख्याल है शायद काम की चीज़ें डिस्कस होंगी। बहरहाल जी, तो वापस आए लेक्चर। जी जी, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कोई सब्सटेंटिव प्रोसीजर अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं इनमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं, किसी भी एरिया में से क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, 1 बाय 1। जी मेरे भाई। जी इन्वेंट्री में वो कह रहे हैं सर एक प्रोसीजर ये लिखा हुआ है इन्वेंट्री में कि आपको पता है अगर क्लाइंट का स्टॉक डिफरेंट लोकेशंस में मौजूद है, हम सारी लोकेशंस को फिजिकली वेरीफाई नहीं करेंगे, सारी लोकेशंस को फिजिकली वेरीफाई नहीं करेंगे, हम कुछ लोकेशंस को फिजिकली वेरीफाई करेंगे, कुछ को नहीं करेंगे। अच्छा, जिन लोकेशंस को हम फिजिकली वेरीफाई नहीं करते उनके लिए 1-2 प्रोसीजर उसने बताए हैं। एक तो ये कि इंटरनल ऑडिटर जो जिसने उन लोकेशंस को वेरीफाई किया होगा, जाके एग्जिस्टेंस चेक की होगी इन्वेंट्री की, उसके वर्किंग पेपर्स देख लें उसने क्या इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं, क्या उसने फॉर एग्जांपल कोई ऑब्सोलीट स्टॉक आइडेंटिफाई किया है, अगर किया है तो हम उसको कॉन्फर कर लेंगे। तो ये अच्छा प्रोसीजर है। मतलब बड़े बड़े लोकेशंस तो हमने चेक कर ली होंगी, लेकिन छोटी छोटी लोकेशंस में भी अगर इंटरनल ऑडिटर ने जाके चेकिंग की है और उसके वर्किंग पेपर से हमें कोई ऑब्सोलीट आइटम्स इन्वेंट्री आइडेंटिफाई हो रही है, उसको हमें काउंट फॉर कर लेना चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि इन्वेंट्री के इस साल के बैलेंसेस को पिछले साल के बैलेंसेस के साथ कंपेयर कर लेंगे। ये सिर्फ इस चीज का अंदाजा लगाने के लिए कि कहीं कोई लोकेशन में अनयूजुअली एबनॉर्मली हाई या लो इन्वेंट्री तो एग्जिस्ट नहीं कर रही पिछले साल की निस्बत। ठीक है, ये प्रोसीजर वैसे हम पहले परफॉर्म करते हैं सबसे पहले, ताकि अगर किसी इन्वेंट्री लोकेशन में अनयूजुअल फ्लक्चुएशन आ रही है तो फिर हम उसको फिजिकली वेरीफाई खुद जाके करें, या कम से कम क्लाइंट से इंक्वायर करें कि सर ये अनयूजुअल फ्लक्चुएशन किस वजह से आ रही है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर समझ आ गया आपको। ठीक है, कि हम ये एनालिटिकल प्रोसीजर आप इसे कहना चाहें तो कह सकते हैं, वरना ये सिंपल कंपैरिजन है। आपको पता है नॉर्मली बैलेंस शीट आइटम्स के लिए कंपैरिजन का एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं होता, लेकिन अनयूजुअल फ्लक्चुएशन आइडेंटिफाई करने के लिए हम इन्वेंट्री के बैलेंस को पिछले साल के बैलेंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और इसी तरह ध्यान में रखिएगा, क्रेडिटर्स के केस में भी और डेटर्स के केस में भी हम डेटर्स और क्रेडिटर्स, जो इंडिविजुअल डेटर क्रेडिटर का इस साल का बैलेंस है और जो पिछले साल का बैलेंस है, उनको कंपेयर कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि किसी डेटर या क्रेडिटर में इस साल बैलेंस अनयूजुअली हाई या लो तो नहीं, क्योंकि अनयूजुअली हाई बैलेंस ओवर स्टेटमेंट की निशानदेही कर रहा है, अनयूजुअली लो बैलेंस जो है वो अंडर स्टेटमेंट की निशानदेही कर रहा है। क्लियर हो गया मेरे भाई? ठीक है, तो इन्वेंट्री का आपने पूछा था, साथ ही डेटर्स और क्रेडिटर्स का भी हमने डिस्कस कर लिया कि उसमें भी ये स्टेप प्रोसीजर परफॉर्म किया जा सकता है। जी, और कोई क्वेश्चन? जी मेरे भाई। कॉरेस्पॉन्डेंस और एक्सटर्नल कंफर्मेशन में क्या फर्क है ये बता दीजिए। सुन लीजिए, कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं जो हमारा क्लाइंट अपने कस्टमर के साथ रूटीन में कर रहा होगा ट्रांजैक्शंस के हवाले से, वो कॉरेस्पॉन्डेंस कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑडिटर क्लाइंट के कस्टमर या सप्लायर से कम्युनिकेशन करता है वो कंफर्मेशन कहलाती है। ठीक है, आप ऑडिट में 2 टर्म्स पढ़ेंगे, एक अकाउंट स्टेटमेंट और एक कंफर्मेशन लेटर, दोनों में फर्क है। अकाउंट स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट पूरे साल की ट्रांजैक्शंस जो कस्टमर क्लाइंट अपने कस्टमर्स को या सप्लायर्स को भेजता होगा, या उसके सप्लायर या कस्टमर्स क्लाइंट को भेजते होंगे। जैसे बैंक है,
आपको पता है बैंक हर मंथ एंड पे अपने कस्टमर्स को अकाउंट स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट कहते हैं उसको, वो भेजता है। अकाउंट स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट एक ही चीज है। बैंक के केस में हम उसे बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। डेटर्स या क्रेडिटर्स अगर अपनी मंथली ट्रांजैक्शन एक दूसरे को कॉपी भेज रहे हो कि भाई टैली कर लो अपने साथ, इसको अकाउंट स्टेटमेंट कहते हैं। ये अकाउंट स्टेटमेंट है जिसमें पूरे महीने की ट्रांजैक्शन लिखी होती है ताकि एक दूसरे के साथ रिकंसाइल किया जा सके बैलेंसेस को। लेकिन अगर ऑडिटर उन पार्टी से, बैंक से या डेटर से या क्रेडिटर्स को रिटर्न फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिक्वायर करेगा उनसे, उसे कंफर्मेशन लेटर कहेंगे। तो अकाउंट स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट में और कंफर्मेशन लेटर में फर्क है। कंफर्मेशन लेटर डायरेक्ट एविडेंस है और अकाउंट स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट इनडायरेक्ट एविडेंस है। जी क्लियर हुआ डिफरेंस दोनों में? जी और की क्वेश्चन? इन्वेंट्री में सब्सिक्वेंट क्लियरेंस क्या कहना क्या चाह रहा है सबसे, कि देखो ये रेंट के बाद इन्वेंट्री किस प्राइस पे सेल हुई है। ये रेंट के बाद इन्वेंट्री जिस प्राइस पे सेल हुई होती है वो इन्वेंट्री की एनआरवी को इंडिकेट कर रहा होता है। तो हमें देखना चाहिए ये रेंट पे अगर इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल 10,000 कॉस्ट है, 8,000 पे सेल हुई है, तो इसका मतलब है उससे ये रेंट पे भी 8,000 रुपये आना चाहिए। जी और कोई क्वेश्चन? जी डिनोमिनेशंस आर रियल। कैश में एक प्रोसीजर है कि चेक करना है हमने डिनोमिनेशंस के नोट्स ऑफ हाई डिनोमिनेशन किसको कहते हैं? वो बड़े नोट्स को, 5,000 का नोट या 1,000 का नोट, हाई डिनोमिनेशन। रियल का मतलब क्या है? कह रहा है उसको नोट को देख लो, गिन तो रहे होगे, साथ में देख लो उसके ऊपर बच्चों का खेल तो नहीं लिखा हुआ या ईद मुबारक तो नहीं लिखा हुआ। अगर लिखा इसका मतलब वो नोट जाली है। ठीक है, ये देखना कि नोट असली है कि नकली है, इससे कौन सी असर्शन वेरीफाई होती है? कुछ नहीं, वो कोई भी नहीं होती। तो फिर कर क्यों रहे हैं कोई असर्शन? दुनिया के हर प्रोसीजर से कोई ना कोई असर्शन वेरीफाई हो रही होती है, वरना ऑडिटर परफॉर्म क्यों करे हो? मेरे भैया आप बता सकते हैं? ये देखने से कि करेंसी नोट असली है कि नकली है, कौन सी असर्शन वेरीफाई होती है? कंप्लीटनेस नहीं एग्जिस्ट भैया, वैल्यूएशन। अगर नोट असली है तो 5,000 का है, अगर नकली है तो 0 का है, तो ये वैल्यू ही उसकी आइडेंटिफाई हो रही है उससे। एक्यूरेसी का मतलब ये होगा कि आपके पास नोट है 50,500 के, लिख दिया आपने 55,000, ये एक्यूरेसी आप कह सकते हैं इसको। लेकिन वो नोट असली है कि नकली है, ये वैल्यूएशन है। जी और जी मेरे भाई। वो कह रहे हैं सर क्वेश्चन ये है कि डेटर्स में तो आपने कहा एजिंग रिपोर्ट बनाओ और जो ज्यादा पुराने डेटर्स हैं उनको राइट ऑफ कर दो। बात समझ में आती है कि डेटर्स को राइट ऑफ किया जाता है या प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट की जाती है। ये क्रेडिटर्स में क्यों कह रहे हैं आप एजिंग रिपोर्ट बनाई जाए? और इसमें क्या प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड क्रेडिटर्स? नहीं, याद रखिए आपने शायद अगर टैक्स पढ़ा है तो उसमें एक प्रोविजन पढ़ी होगी कि टैक्स वाले ये कहते हैं जो लायबिलिटी आपने 3 साल से पे नहीं की ना, इसका मतलब है वो अब आपने सारी उम्र नहीं पे करनी, उसको राइट ऑफ कर दें। तो उसको आइडेंटिफाई करने का लॉ में भी आपने बिल्कुल यही टाइम बार्ड डेट के नाम से पढ़ा होगा कंसेप्ट, कि जो डेट जिसको ड्यू हुए 3 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाए, वो अब डेट आपका टाइम बार्ड हो गया, लीगली अब आपने पे नहीं करना। तो हम क्रेडिटर्स के केस में एजिंग ये 3 साल से ज्यादा पुराने वाले क्रेडिटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाते हैं ताकि उनको राइट ऑफ किया जा सके, क्योंकि वो अब हमने लायबिलिटी पे नहीं करनी। जो 3 साल नहीं मांगा किसी बंदे ने पैसे, तो अब क्या मांगने आएगा? क्लियर हो गया जी? जी और कोई क्वेश्चन? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलें। फिर आज हमने जो एरिया सेलेक्ट किया है सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिस्कस करने के लिए, वो एक ही एरिया है और वो है हमारा टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। आईकैप की बुक से पढ़ना चाहें उसका भी रेफरेंस दिया है, साथ में जो आईकैप के क्वेश्चन बैंक में रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनका भी रेफरेंस मौजूद है। एरिया कौन सा है जिसके सब्सटेंटिव प्रोसीजर कवर करने जा रहे हैं हम?
टेंजिबल का लफ्ज हमें यह बता रहा है कि इसमें इनटेंजिबल शामिल नहीं है। वो लहदा से होंगे, इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट भी तो होते हैं, जैसे गुडविल वगैरह, पेटेंट्स वगैरह, वो शामिल, वो आज डिस्कस नहीं कर रहे हम। और नॉन करंट एसेट का मतलब ये है कि करंट एसेट शामिल नहीं है, प्लस जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं ये सब के लिए है। ये सिर्फ व्हीकल्स के लिए नहीं है प्रोसीजर, ये सिर्फ मशीनरी के लिए नहीं है, ये सिर्फ प्लांट के लिए नहीं है, फर्नीचर के लिए, इक्विपमेंट के लिए नहीं है, प्रॉपर्टी के लिए नहीं, सिर्फ सारे के सारे टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन वो स्पेसिफाई कर देता है व्हीकल्स के साथ, मशीनरी के साथ, इक्विपमेंट, तो आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। इसका मतलब है वो हमें प्रोसीजर पूछ रहा है टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। तो एरिया समझ आ गया, इसका स्कोप क्या है। जितने भी टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं उन सबको कैसे वेरीफाई करना ये हम सीख रहे हैं। अच्छा, इसको समझने से पहले कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए मैं इंश्योर करना चाहता हूं कि क्या आपने कभी जिंदगी में फिक्स एसेट शेड्यूल बनाया है? अच्छा, मैंने बनाया, मेरा ख्याल है कोई आज से कोई 15-16 साल पहले आखिरी दफा फिक्स एसेट शेड्यूल बनाया होगा, लेकिन अपने मेमोरी की बेस पे ट्राई करता हूं बनाने की। अगर इसमें गलती 19-20 हुई तो खैर है, जो जाने दीजिएगा। अगर कोई बड़ी गलती हुई तो बता दीजिएगा। ये नीचे बना दूं, ये एरिया के नीचे, ये हमारे ऊपर तो प्रोसीजर्स हैं, इसके नीचे मैं फिक्स एसेट शेड्यूल बना देता हूं। एंड वाले भाई जो हमारे, अगर इनको नजर नहीं आ रहा होगा तो मुझे बता दीजिएगा। मेरी कोशिश होगी कि ज्यादा वो नीचे तक ना, ऊपर ऊपर इसका कंप्लीट कर दूं। फिक्स एसेट शेड्यूल बड़ा सा शेड्यूल होता है जिसमें पहले तो हम कैटेगरी ऑफ एसेट बताते हैं शायद, कि फर्नीचर है, व्हीकल है, प्लांट है, क्या है, ऐसे ही है, कैटेगरी आती है इधर। फिर उसके बाद दो बड़े कॉलम आते हैं, एक होता है कॉस्ट का और एक होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ऐसे ही है, गुड, तो थोड़ा थोड़ा याद है मुझे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, ये 15 साल पुराना है, बिल्कुल भैया। आप कितने साल पुराने हैं इस पे भी कभी गौर कीजिएगा। सीए में अच्छा 1.5 साल सिर्फ, चल। अच्छा, कॉस्ट जो है इसको फर्दर 4 क्लासेस बनती हैं, इसकी 4 कॉलम बनते हैं कॉस्ट के, जहां तक मुझे याद है। पहला बनता है ओपनिंग बैलेंस, फिर है एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, एडिशंस यानी परचेजेस वगैरह, फिर है डिस्पोजल्स और फिर है क्लोजिंग बैलेंस। इसी तरह, गुड। तो 50% तो पासिंग मार्क्स मेरे पास, तो मैं हो गया इसका मतलब, लेकिन अभी हाँ मजीद में। अच्छा, अभी नहीं हुआ, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के भी 4 ही एरियाज होते थे। एक होता था ओपनिंग बैलेंस, एक होता था हमारा चार्ज फॉर द ईयर या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहते हैं आप इसको, हमारे जमाने में चार्ज फॉर द ईयर कहते हैं। चले, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिस ईयर का, और फिर था ऑन डिस्पोजल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल, और एंड में था क्लोजिंग बैलेंस। और फिर इसके बाद दोबारा एंड पे चल के 2 कॉलम बनते थे, एक WDV या NBV नेटवर्क वैल्यू, और एक था डेप्रिसिएशन रेट। मुझे इतना कोई याद है जी, बस ये इसी तरह का नहीं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हमारे जमाने में तो इसी तरह बनता था। वो से फर्क प्रेजेंटेशन का फर्क है भैया, प्रेजेंटेशन का फर्क है। बुक कीपिंग नहीं हम सीखते हैं, हम अकाउंटिंग सीखते हैं। आपने डिस्क्लोज क्या करना है ये सिखाया जाता है, सफे के शुरू में करना है कि एंड में करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते, अगर आप इस फिक्स एसेट शेड्यूल को वेरीफाई कर लेते हैं तो इसका मतलब है आपने फिक्स एसेट्स की वेरिफिकेशन सीख ली। सारे के सारे फिक्स एसेट्स की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इसमें आ रही होती हैं। हाँ, सम टाइम कुछ 2 अनयूजुअल सिचुएशंस हैं, एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं जो
हम फेस कर सकते हैं एज ऑडिटर। वो अनयूजुअल सिचुएशंस क्या हैं जो कि इस शेड्यूल में कवर नहीं हो रही, लेकिन हो सकता है प्रैक्टिकली हमें फेस करना पड़े। वो है जब क्लाइंट अपने एसेट्स को रीवैल्यू करे या जब सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट्स हो, ठीक है, या इंपेयरमेंट भी, ठीक है। इंपेयरमेंट डेप्रिसिएशन के साथ ही वैसे हम कवर कर लेते हैं। ये थोड़ी एक्सेप्शनल सिचुएशन है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट्स की और रीवैल्यूड एसेट्स की, ठीक है, वरना बाकी सारे एरियाज हमारे कवर हो जाते हैं इसमें। अब जरा देखिएगा, ओपनिंग बैलेंसेस क्या हमने वेरीफाई करने होते हैं या, लेकिन ये हमारे कैफ लेवल के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये कैफ लेवल सीफैब लेवल के सिलेबस, इसलिए इनको हम नहीं कवर कर रहे इस लेक्चर में। ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे वेरीफाई करना, ठीक है। एडिशंस वैसे भी अगर रिकरिंग ऑडिट है तो पिछले साल हमने वेरीफाई किए होंगे, हमारे पास उसका एविडेंस मौजूद होगा, तो इस ऑडिट में उस सूरत में तो बिल्कुल इनको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैच कर लेते हैं, वही बैलेंस है जो पिछले साल का था। एडिशंस को वेरीफाई करना चाहिए क्या हमें, जो फिक्स एसेट ड्यूरिंग ईयर खरीदे हैं? क्या हमें डिस्पोजल्स को वेरीफाई करना चाहिए? क्या जो 31 दिसंबर पे क्लाइंट के पास फिक्स एसेट मौजूद है, क्लोजिंग बैलेंस, इनको वेरीफाई करना चाहिए? बिल्कुल, यानी एडिशंस को भी वेरीफाई करेंगे, डिस्पोजल को भी करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस को भी करेंगे। एग्रीड? आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी ओपनिंग बैलेंसेस को हमने वेरीफाई नहीं करना। ओपनिंग बैलेंस के बाद क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को वेरीफाई करना है हमने? बिल्कुल करना है। अच्छा, डिस्पोजल को अलग से वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम किसी एसेट्स को डिस्पोज करते हैं तो उसकी कॉस्ट को एक्सक्लूड करते हैं जब, तो साथ ही साथ उसकी रिलेटेड डेप्रिसिएशन को भी एक्सक्लूड कर देते हैं। तो असल में ये जो डिस्पोजल की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये कॉस्ट एक्सक्लूजन डिस्पोजल है, इसके साथ इकट्ठी वेरीफाई हो जाती है, क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट बनता है ना, आपको पता है डिस्पोजल अकाउंट में कॉस्ट भी आती है और साथ ही साथ उसी वक्त एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ रही होती है, तो दोनों ही बुक से निकल जाती हैं इकट्ठी, इसीलिए डिस्पोजल जो है ये तो इकट्ठी चेक हो जाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस फिजिकली कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ ओपनिंग एड परचेज एड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेस डिस्पोजल बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ जाता है, कैलकुलेट करके हम क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस को भी कैलकुलेट करने की जरूरत, इसका मतलब है हमारा जो डेप्रिसिएशन, जो हमारा फिक्स टेंजिबल फिक्स एसेट्स का एरिया है, उसमें हमने 4 आइटम्स के ऊपर फोकस करना है, 4 बड़ी आइटम्स के ऊपर। किन के ऊपर? क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर, क्लोजिंग बैलेंस, एडिशंस के ऊपर, डिस्पोजल के ऊपर और डेप्रिसिएशन के ऊपर। आई कैप यहां तो सुन लीजिएगा, अब यहां पे एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम टिप बता रहा हूं। आई कैप या तो हमसे स्पेसिफिक पूछ लेगा कि बताओ डेप्रिसिएशन को कैसे वेरीफाई करोगे, हमने सिर्फ डेप्रिसिएशन के प्रोसीजर बताने हैं, या आई कैप पूछेगा बताओ ड्यूरिंग द ईयर कुछ फिक्स एसेट खरीदे हैं कैसे वेरीफाई करोगे, सिर्फ एडिशन के प्रोसीजर बताएंगे। पूछेगा कुछ फिक्स एसेट सेल किए हैं कैसे वेरीफाई करोगे, डिस्पोजल के प्रोसीजर बताएंगे। या स्पेसिफिकली कहेगा क्लाइंट ने फिक्स एसेट्स को रीवैल्यू करवाया कैसे वेरीफाई करोगे, रीवैल्यूएशन के प्रोसीजर बताएंगे। या स्पेसिफिकली कहेगा क्लाइंट ने कुछ फिक्स एसेट्स को खुद कंस्ट्रक्ट किया है कैसे वेरीफाई करोगे, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स के प्रोसीजर बताएंगे। यहां तो स्पेसिफिक एरिया व स्पेसिफिक पोर्शन बताएगा और हमें कहेगा सिर्फ इसके प्रोसीजर बताओ। क्या करना है, सारे प्रोसीजर बताने, क्या सिर्फ रेलिवेंट जो है स्पेसिफिक। अगर हमसे कहता है बताओ कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के फिक्स एसेट्स को वेरीफाई करने के लिए क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म होंगे, तो याद रखिए हमने फिर क्लोजिंग बैलेंस के भी बताने हैं, हमने डेप्रिसिएशन के भी बताने हैं, हमने एडिशन और डिस्पोजल के भी बताने हैं, क्योंकि नॉर्मली एक क्लाइंट के फिक्स एसेट शेड्यूल में ये चारों चीजें शामिल होती हैं। हाँ, इस सूरत में रीवैल्यूएशन के और सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट्स के प्रोसीजर नहीं बताएंगे, क्योंकि ये एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं
जब तक आई कैप क्लियरली खुद से ना कहे कि रीवैल्यूएशन के क्लाइंट ने अपने फिक्स एसेट की रीवैल्यूएशन की है। अब प्रोसीजर बताओ, जब तक आई कैप क्वेश्चन में खुद से ना कहे कि क्लाइंट ने अपनी बिल्डिंग को खुद कंस्ट्रक्ट किया है, इसके प्रोसीजर बताओ, तब तक हम ये दो एरियाज को डिस्कस नहीं करते, रीवैल्यूएशन के या सेल्फ कंस्ट्रक्टेड के। यानी अगर आई कैप क्वेश्चन को नॉर्मल रखता है कि फिक्स एसेट को वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर बताओ, कौन कौन से प्रोसीजर बताएंगे? 4 एरिया, क्लोजिंग बैलेंस, एडिशन, डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन। और जब रीवैल्यूएशन के या सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट के कब बताएंगे हम? क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इनका जिक्र होगा तब, वरना नहीं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और जैसे सॉल्यूशन में भी वो रिक्वायर नहीं करता, मेंशन नहीं करता, जब तक कि वो खुद से ना कह दे। यहां तक क्लियर कंसेप्ट समझ आ गया? हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन से प्रोसीजर समझना चाहते हैं? क्लोजिंग बैलेंस के। चलिए, एग्री विद रिगार्ड, क्लियर? किसको किस रिगार्ड के साथ करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फिक्स एसेट के टी अकाउंट के साथ, फिक्स एसेट शेड्यूल के साथ और रजिस्टर के साथ। रिकंसिलिएशन किसकी किसके साथ? फिक्स रजिस्टर की फिजिकल बैलेंस के साथ। फिक्स एसेट शेड्यूल के साथ तो एग्री कर लिया ना हमने, एग्री कर लिया। रिकंसिलिएशन तो फिजिकल और बुक बैलेंस की होती है। ठीक है, याद है आपको? इन्वेंट्री में भी हम जो रिकंसिलिएशन बनाते थे वो फिजिकल बैलेंस और बुक बैलेंस की होती थी। ठीक, तो एग्री भी कर लिया, रिकंसिलिएशन भी बना ली अगर फिजिकल और बुक बैलेंस में फर्क है। फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, लिस्ट टू फ्लोर के फ्लोर टू लिस्ट, दोनों कर ले, दोनों कर ले। इंस्पेक्ट करेंगे किस चीज को? टाइटल डॉक्यूमेंट्स को। प्रॉपर लैंड के केस में टाइटल डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? रजिस्ट्री वगैरह जो होती है, शाबाश। अच्छा, मशीनरी के केस में टाइटल डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? इनवाइस, परचेज इनवाइस। व्हीकल्स के केस में टाइटल डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? इनवाइसेस और वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है, रजिस्ट्रेशन बुक जो बनती है गाड़ी की, हाँ जी, एक्साइज से। तो क्या मुझे बताइए, अगर व्हीकल्स के सब्सटेंटिव प्रोसीजर पूछे, मुझे जनरल बात लिख देनी चाहिए इंस्पेक्ट टाइटल डॉक्यूमेंट्स, कि उनका स्पेसिफिक नेम भी यूज करना चाहिए, उससे पता चले हमारा कंसेप्ट क्लियर है। हमने ऊपर ऊपर से ऑडिट नहीं किया, अंदर घुस के ऑडिट किया हुआ है, हमें पता है भाई किस एरिया में कौन से डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। डिस्क्लोजर्स, शाबाश, पूछने ही लगा था मैं, IS 16, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये क्लियर हो गए सारे। अब डेप्रिसिएशन के समझना चाहते हैं कि पहले एडिशन डिस्पोजल? एडिशन डिस्पोजल कर ले पहले। सबसे पहला ऑब्टेन लिस्ट एंड एग्री। क्या कह रहा है? कह रहा है फिक्स एसेट शेड्यूल में यहां पे जो एडिशन आ रहे हैं ना, ये टोटल है। अगर व्हीकल्स हैं तो सारा टोटल एडिशन होगा। ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने 20 गाड़ियां खरीदी हैं, यहां पे हर गाड़ी लहदा नहीं आ रही होगी, उनका टोटल आ रहा होगा। क्लाइंट से कहें भैया इस टोटल का ब्रेकअप तो दो, इसकी कोई लिस्ट तो दो कि कितनी गाड़ियां खरीदी हैं। और जो क्लाइंट ने लिस्ट दी उसे पहले, सबसे पहले तो मैच कर ले, टोटल के साथ मैच करता है कि नहीं करता। ठीक है, टोटल के साथ मैच करता है कि नहीं करता। आपको एग्जांपल बताई थी एक दफा, वो क्लाइंट ने क्या किया, जिस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मांगे थे, वो ऑडिट करने जाते हैं ना, तो स्टार्ट में आपको पता है वो प्लानिंग में हमने सीखा था, क्लाइंट के साथ कुछ मैटर्स कम्युनिकेट करने होते हैं, एग्री कर। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होती हैं वो हम क्लाइंट को बता देते हैं। क्लाइंट कहता है अच्छा ये डॉक्यूमेंट 25 को मिलेगी, ये 30 को मिलेगी, ये अगले महीने मिलेगी, डेट्स एग्री होती हैं। मेरा एरिया था बैंक का, एग्री हुआ था 25 तारीख को क्लाइंट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देगा। मैं पहुंच गया बैंक रिकंसिलिएशन, ये लिस्ट जो है डायरेक्टर के पास भी इसकी कॉपी होती है। तो डायरेक्टर इंश्योर करते हैं कि स्टाफ जो हमारा ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। स्टाफ के पास ले रिकंसिलिएशन लेने गया, उसने कहा ये ले रिकंसिलिएशन सामने रखी, मैं लेके वापस आना, कहते लगा नहीं सर ये लिस्ट हमारी डायरेक्टर के पास जाती है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि रिकंसिलिएशन वसूल पाई। मैंने कहा अच्छा ठीक है, रिकंसिलिएशन मुझे मिल गई, वसूल लिख दिया, वसूल पाई। जाके अपनी सीट पे बैठा, खोल के देखा रिकंसिलिएशन आउट थी। वो जो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट था वो कुछ और था और बैंक स्टेटमेंट में कुछ और।
मैं वापस आया, मैंने कहा सर आपने ये रिकंसिलिएशन सही नहीं दी। उसने कहा अच्छा ठीक है लाइए मैं सही कर देता हूं, 5 दिन बाद आइएगा। मैंने कहा लेकिन डेट तो हमारी एग्री हुई थी 25 की। कहता नहीं नहीं नहीं, 25 की डेट एग्री हुई थी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको देनी है, सही है कि गलत है ये नहीं लिखा हुआ। तो मैंने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी। अब देखें प्रैक्टिस में कैसे कैसे शातिर लोग बैठे होते हैं। उसने मेरे से रिसीविंग भी ले ली, मेरा काम भी नहीं हुआ, यानी अब जो भी डिले हुआ उसका बर्डन फिर बाद में मेरे पे आया, क्योंकि मैं लिख के दे चुका था, रिसीव किया। अब इसीलिए याद रखें क्लाइंट हमें जो भी लिस्ट देगा ना, हमने रिसीविंग बाद में देनी है, पहले उसे चेक कर लेना भाई टैली है कि नहीं है। तो जैसे ही क्लाइंट ने लिस्ट ऑफ एडिशंस दी, हमने फौरन देखने के लिए कि एक्यूरेट है, कंप्लीट है कि नहीं, उसे एडिशंस के साथ मैच कर लिया। ये स्टेप समझ आ गया। ऑब्टेन लिस्ट एंड एग्री कि वो कंप्लीट है लिस्ट। इंस्पेक्ट करें, क्या इंस्पेक्ट करें? पहली चीज ऑथराइजेशन, लॉ में पढ़ा होगा फिक्स एसेट्स को खरीदें या बेचें डायरेक्टर्स की अप्रूवल की जरूरत होती है। उसमें लिमिट थी शायद कोई 1 मिलियन थी, 1 लाख थी। परचेज के केस में शायद 1 मिलियन थी और डिस्पोजल के केस में बुक वैल्यू 1 लाख थी, जिससे बहरहाल वो छोटी जाहिर अमाउंट कम है, तो तकरीबन हर फिक्स एसेट में ही डिस्पोजल के लिए डायरेक्टर्स की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। और क्या करें? सेल डीड देखें। सेल डीड क्या होती है? एग्रीमेंट। और फिर इनवाइस देखें कि जो इनवाइस रिकॉर्ड की गई है, परचेज इनवाइस, उसमें अमाउंट क्या आ रही है। एक तो एग्रीमेंट में तय होता है ना कि एसेट कितने का खरीदना बेचना है, और फिर वो इनवाइस कितने की रिकॉर्ड हुई, वो एग्रीमेंट के मुताबिक प्राइस जो तय हुई थी उसकी इनवाइस बननी चाहिए। तो इंस्पेक्ट करना है, ऑथराइजेशन किसकी तरफ से होगी? डायरेक्टर की तरफ से। सेल डीड को चेक करना है, एग्रीमेंट पता चले कि दोनों का एग्रीमेंट हुआ है खरीदने बेचने का। इनवाइस के साथ अमाउंट मैच करेंगे। फिजिकली वेरीफाई करें उसको। क्यों भैया? जो ड्यूरिंग द ईयर फिक्स एसेट्स आए हैं उनको फिजिकली वेरीफाई क्यों कर रहे हैं भाई? देखने के लिए वाकई सचमुच आए हैं कि नहीं आए। ये तो नहीं हवाई परचेज की एंट्री डाल दी, असल में फिक्स एसेट आए ना हो, तो पैसे आपस में बांट लिए। तो हमने उनको फिजिकली भी वेरीफाई करना जो नया एसेट आया। चेक डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, किस डेट को कैपिटलाइज किया गया है। ठीक है, ये इसलिए भी जरूरी है ताकि हम देख सकें कि डेप्रिसिएशन जो है वो सही कैलकुलेट हो रही है कि नहीं। ठीक है, डेप्रिसिएशन जिस दिन कैपिटलाइज हुआ उसी दिन से हो जानी चाहिए कि जिस दिन उसे यूज करना स्टार्ट किया, जिस दिन कैपिटलाइज हुआ, जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज है। प्रोसीजर क्लियर हो गए सारे। एडिशंस को कैसे वेरीफाई करना है? हमने लिस्ट लेनी है, एग्री कर लिया, सैंपल बेस पे कुछ आइटम को सेलेक्ट करके बड़े बड़े फिक्स एसेट्स को चेक किया हमने, ऑथराइजेशन मौजूद है कि नहीं, सेल डीड एग्री हुई थी कि नहीं, सेल इनवाइस जो थी उसके ऊपर, परचेज इनवाइस के ऊपर क्या प्राइस लिखी गई है, कैपिटलाइज किया गया, जिससे फिजिकली वेरीफाई कर लें इंश्योर करने के लिए कि हवाई परचेज की एंट्री नहीं है, एसेट वाकई आया है ऑन ग्राउंड। डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन देखें ताकि बाद में डेप्रिसिएशन को टेस्ट करने में आसानी हो कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रही है। इसमें अगर चाहें तो एक मजीद प्रोसीजर लिख सकते हैं कि इंश्योर करेंगे फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में भी एंट्री हो गई है। फिक्स्ड एसेट रजिस्टर आपको पता है ना क्या होता है? फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, तो जो भी एसेट खरीदा जाए, क्या एंट्री तो पास हो गई, यहां पे हमने ये तो देख लिया कि इनवाइस जो थी वो डेबिट गाइड एंट्री पास हो गई, कैपिटलाइजेशन हो गई, लेकिन फिक्स एसेट रजिस्टर में भी तो उसकी एंट्री देखनी चाहिए हमें। डिस्पोजल में भी सिमिलर प्रोसीजर होगा। डिस्पोजल में क्या देखेंगे कि जो एसेट की कॉस्ट और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो टी काउंट के साथ साथ फिक्स एसेट रजिस्टर में भी तो निकल जानी चाहिए। ठीक है, बहरहाल डिस्पोजल की तरफ आते हैं। एडिशन क्लियर है, डिस्पोजल की तरफ चलते हैं। कह रहा है सबसे पहले ऑब्टेन लिस्ट एंड एग्री। क्लियर? 15 व्हीकल्स डिस्पोज की गई होंगी ना, 1-2 थोड़ी की होंगी। लिस्ट लेके टैली करें, इंस्पेक्ट करें क्या ऑथराइजेशन खरीदने के लिए डायरेक्टर्स की अप्रूवल है, बेचने के लिए नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। सेल डीड और इनवाइस वही प्रोसीजर। चेक रिमूवल फ्रॉम बुक्स, बुक से देखना है रिमूव कर दी गई हो। इसमें बुक्स से मुराद हमारा टी काउंट भी है, बुक्स ऑफ काउंट, और फिक्स एसेट रजिस्टर भी है। इसका मतलब यह हुआ जो भी एसेट खरीदा जाए फिक्स एसेट रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए, जो बेचा जाए रिमूवल होनी चाहिए। चलिए 50 रुपए। अच्छा, क्वेश्चन भी ऑडिट का नहीं काउंटिंग का,
क्या फुल्ली डेप्रिसिएटेड एसेट्स को फिक्स एसेट रजिस्टर में लिखा जाता है या नहीं? भाई देखें, ये तरीका ही नहीं है, आपको पता है। नहीं, आपने पहले पूछा थोड़ी था, पहले मैं देख रहा था कितने सुनो। फिक्स एसेट रजिस्टर में बिल्कुल लिखा जाता है, फुल्ली डेप्रिसिएटेड एसेट्स होते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मुझे बताइए अब है, फिक्स एसेट रजिस्टर में जो फुल्ली डेप्रिसिएटेड एसेट्स होंगे उनकी बुक वैल्यू 0 होती है, ट्रू और फॉल्स? फिर आपने हाथ नहीं उठाया आपने। नहीं भैया, उन्होंने आवाज दे दी, फॉल्स, लाजमी नहीं है। हाँ, फिक्स एसेट रजिस्टर में जो फुल्ली डेप्रिसिएटेड एसेट्स की बुक वैल्यू होगी वो क्या होगी? उसकी रेजिडुअल अमाउंट होगी उसकी। ये इसलिए होता है ताकि रिकॉर्ड रहे, वरना अगर फुल्ली डेप्रिसिएटेड एसेट्स, आपको होता है बाज़ औक़ात एसेट्स की लाइफ पूरी हो चुकी होती है लेकिन वो चल रहा होता है तो कंपनी उसको चलाती है, ठीक है। अगर उसको फिक्स एसेट रजिस्टर से निकाल दिया जाए तो उसका रिकॉर्ड कहीं पे भी मौजूद नहीं होगा फिर, ठीक है। और लोग उसको चोरी करके तो मार्केट में बेच देंगे, कहेंगे कंपनी में किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं है। तो इसीलिए फुल्ली डेप्रिसिएटेड एसेट्स का भी रिकॉर्ड, हाँ अगर डिस्पोज कर दें फिर उसे निकल जाना चाहिए, यही कह रहा है, डिस्पोज कर दिया तो उसको बुक से निकाल दें। इसके बाद रिकैलकुलेट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, रिकैलकुलेट, क्योंकि खास तौर पे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन अगर गलत हो गई है तो रिस्क है कि गेन या लॉस सही नहीं होगा। भाई कुछ समझ आती है डिस्पोजल के प्रोसीजर? मुश्किल तो नहीं है। अब आ जाए फिर डेप्रिसिएशन की तरफ। कैसे चेक करेंगे डेप्रिसिएशन ठीक है कि नहीं? अब बताते जाए आप। रिव्यू करें फिक्स एसेट रजिस्टर, समझ आ गए? तो बताइए किस लिए रिव्यू करेंगे? गलत जी, ये देखने के लिए कि क्या सारे एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की गई है कि नहीं की गई। आपको पता है क्लाइंट जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है वो फिक्स एसेट रजिस्टर में हर एसेट की अलग-अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके टोटल से एंट्री पास करता है। तो फिक्स एसेट रजिस्टर को देखने का मकसद क्या है यहाँ पे? ये देखना कि सारे के सारे इंडिविजुअल फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी कि नहीं। दूसरा, रिकैलकुलेट डेप्रिसिएशन, हम खुद से डेप्रिसिएशन मतलब सैंपल बेस पे कुछ फिक्स एसेट्स को सेलेक्ट किया, कहां से? फिक्स एसेट रजिस्टर से, देखा डेप्रिसिएशन सही कैलकुलेट हुई कि नहीं। पहले में देखा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रही है कि नहीं, दूसरे में देखा सही हो रही है कि नहीं हो रही, तीसरे में क्या देख रहे हैं? कंपेयर रेशोज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की रेशो कंपेयर करें, मतलब कह रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डिवाइड करें फिक्स एसेट के साथ और डेप्रिसिएशन रेट के साथ कंपेयर करें, सेम आता है कि नहीं। अच्छा मुझे बताइए, चलें 50 रुपए ठीक है, लेकिन असूल के मुताबिक पहले हाथ उठाना है, उसके बाद जब मैं जिसको कहूंगा वो बताएगा, वरना क्वेश्चन कैंसिल है। ये है हमारा प्रोसीजर नंबर 2, ये प्रोसीजर नंबर 3। प्रोसीजर नंबर 2 और 3 में से कौन से वाला प्रोसीजर है जो डेप्रिसिएशन को वेरीफाई करने के लिए परफॉर्म किया जा रहा है? हाथ उठाइए। 1 2 3 4। जी मेरे भाई नंबर बताइए। 2 दोनों भाई, दोनों डेप्रिसिएशन के अंदर आ रहे हैं, दोनों तो दोनों डेप्रिसिएशन वेरीफाई करने के नहीं हो रहे हैं। अब भाई ठहर, ये क्वेश्चन का पार्ट ए था, पार्ट बी, दोनों में फर्क है। इसमें नहीं हाँ 25 नहीं है, दोनों में फर्क बताइए जल्दी से। इससे भी डेप्रिसिएशन वेरीफाई हो रही है, इससे भी डेप्रिसिएशन। शाबाश, जवाब गलत है। ऊपर वाले पे सैंपल बेस पे कर रहे हैं, नीचे वाले पे टोटल कर रहे हैं। ये रिकैलकुलेशन है, ये एनालिटिकल प्रोसीजर है। गलत बताया ना इसने, भाई के लिए तालियां। अच्छा चल, ज्यादा जज्बाती हो गए थे आप। बाज़-औक़ात बाउंड्री लाइन के करीब आके जो पहले नंबर वाला बंदा है ना, वो अपनी जीत की खुशी में उधर ही नाचना शुरू हो जाता है और दूसरे वाला ढक से आगे पहले नंबर पे आ जाता है। चलें, चेक रीजनेबलनेस ऑफ एस्टिमेट्स, देखना है एस्टिमेट रीजनेबल है कि नहीं। भाई डेप्रिसिएशन में कौन से एस्टिमेट्स होते हैं?
यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, डेप्रिसिएशन मेथड। ये डेप्रिसिएशन मेथड तो चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी होता है ना? हाँ, चेंज इन एस्टिमेट होता है। ये वैसे बनते हैं भाई, बनते, ये भाई को दे दो। अच्छा चले, रिव्यू रिव्यू गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। रिव्यू गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, ये क्यों देखेंगे? हाथ उठाए, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो गेन और लॉस इफेक्ट हो सकता है। जी मेरे भाई, आप कैसे एक्सप्लेन करें? शाबाश। ये जो गेन या लॉस होता है, ये पीछे मत जाए, ये गेन या लॉस होता है, ये हमारी डेप्रिसिएशन के गलत होने की निशानदही होता है। अगर याद रखें, हम डेप्रिसिएशन ज्यादा रिकॉर्ड करते रहे, डेप्रिसिएशन ज्यादा रिकॉर्ड, तो जब सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि बुक वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो गेन है ये ओवर स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन को इंडिकेट कर रहा है, और जो लॉस है अंडर स्टेटमेंट को इंडिकेट। अगर आप थोड़ी थोड़ी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे तो जब डिस्पोज करेंगे तो जो डिफरेंस होता है वो सेटलमेंट होती है एंड पे। ठीक है, एंड पे बेसिकली अगर आप शुरू में डेप्रिसिएशन ओवरस्टेट करते रहे हैं तो जब डिस्पोज करेंगे उसकी सेटलमेंट होगी डिस्पोजल के वक्त, प्रॉफिट आ जाएगा। अगर शुरू के सालों में डेप्रिसिएशन कम रिकॉर्ड करते रहे हैं तो इसकी सेटलमेंट डिस्पोजल के वक्त होगी, रिमेनिंग जो जितना भी शॉर्ट डेप्रिसिएशन होगी वो लॉस की फॉर्म में आ जाएगी। तो इसीलिए हमने गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल को देखते हैं, क्योंकि इससे डेप्रिसिएशन की अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट चेक होती है। क्लियर हो गया यहां तक? अब रीवैल्यूएशन की तरफ चलें। रीवैल्यूएशन में सबसे पहले तो सबसे अहम कंसेप्ट जो यहां पे लिखा ही नहीं हुआ, लेकिन किसी और टॉपिक में लिंक बनेगा इसका। आपको याद है एक दफा मैंने बताया था आपको कि जब कभी रीवैल्यूएशन होगी, नॉर्मली कोई ना कोई वैल्यूअर जो है वो आके रिपोर्ट देता है वैल्यूएशन करके, एक्सपर्ट। और मैंने आपको बताया था कि हमने ऊंची दुकान देखनी है कि मीठा पकवान देखना है? दोनों देखने हैं भैया, दोनों देखने हैं। इसका मतलब है जब कभी वैल्यूएशन होगी, हमने एक्सपर्ट को भी चेक करना है, उसके काम को, उसकी रिपोर्ट को भी चेक करना है। एक्सपर्ट को भी चेक करना है, उसके काम, उसकी रिपोर्ट। यहां पे जो प्रोसीजर लिखे हुए हैं वो सिर्फ उसकी रिपोर्ट, उसके काम को चेक करने के लिए है। एक्सपर्ट को चेक करने वाले प्रोसीजर आगे किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे। एग्जाम में जहन में रखिएगा, अहम बात बता रहा हूं। अगर वो कहे क्लाइंट ने अपनी प्रॉपर्टी को रीवैल्यू करवाया है, बताइए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे इस सिचुएशन में? आपने एक्सपर्ट को वैल्यूएट करने के प्रोसीजर भी लिखने हैं, रिपोर्ट को वैल्यूएट करने के प्रोसीजर भी लिखने हैं, दोनों लिखने हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्लाइंट ने अपनी प्रॉपर्टी को रीवैल्यू करवाया, बताइए क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करोगे? और ब्रैकेट में आगे लिखा हो प्रोसीजर रिलेटिंग टू कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट आर नॉट रिक्वायर्ड। क्या लिखा हो? प्रोसीजर रिलेटिंग टू कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट आर नॉट रिक्वायर्ड। फिर हमने एक्सपर्ट वाले प्रोसीजर नहीं लिखने हैं, सिर्फ यही लिखने हैं। भाई क्या प्रोसीजर है? वैल्यूएशन, अजीब सी बात है, वो तो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड का, तो उसके प्रोसीजर हम कैसे, उसकी रिपोर्ट हम कैसे देख सकते हैं? तो देखें, वो कहते हैं उसमें टेक्निकल चीजें थोड़ी देखनी है, आपने ये सिंपल चीजें देखनी है जो हमारे अकाउंटिंग से रिलेटेड है। हमने पूछा वो क्या? उसने कहा भाई ये देख लो कि क्या जो उसकी एक्सपर्ट की रिपोर्ट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रीवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह रिकॉर्ड किया गया है मैच करते हैं कि नहीं। ये तो नहीं एक्सपर्ट ने कहा 200 मिलियन, क्लाइंट ने एंट्री डाल दी और 250 मिलियन की, ये देख सकते हैं कि नहीं? कहता है एग्री रिपोर्ट, एक्सपर्ट की रिपोर्ट के साथ अमाउंट एग्री कर लो रीवैल्यूएशन की। दूसरा करें इंश्योर करो क्या वैल्यूएशन इंटायर क्लास के लिए है कि नहीं। IAS 16 याद आया? जब किसी एक एसेट को रीवैल्यू करना है तो बाकियों को नहीं करना,
सबको करना है। अच्छा, उस क्लास को सबका, उस क्लास से क्या क्या मतलब है भाई? मशीनरी को रिवैल्यू के सारी मशीनरी को करो, प्रॉपर्टी को किया तो फिर सारी प्रॉपर्टी को करो। इंटायर क्लास सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन पहले चैप्टर 4 में भी पढ़ चुके हैं, मिस स्टेटमेंट होती है, ये देख लें। और फिर आपने ये भी पढ़ा होगा रिवैल्यूएशन करनी है तो उसको अपडेट करते रहना है। ये नहीं कि 10 साल पहले रिवैल्यूएशन करवाई थी अब नहीं करवा रहे। कहते हैं हर बैलेंस शीट डेट में हमने देखना होता है, अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में फर्क हो तो रिवैल्यूएशन करवानी होती है फिर। तो बैलेंस भी अपडेट होना चाहिए। मेथड इज कंसिस्टेंट, मेथड कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब मुझे क्वेश्चन याद आ गया, आपने तो अभी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन में 2 मॉडल पढ़े होंगे, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। प्रैक्टिकली कुछ डिफरेंट और भी मेथड्स होते हैं, एसेट्स भी डिफरेंट होते हैं या लायबिलिटीज जिनकी वैल्यूएशन करते हैं, और प्रॉपर्टी में भी डिफरेंट। जैसे जो हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन बेसिस डिफरेंट होती हैं, रेजिडेंशियल की डिफरेंट और एग्रीकल्चर की डिफरेंट। उसी तरह और भी मेथड्स में फर्क आ जाता है। क्या हमें यह देखना चाहिए कि नहीं कि जो वैल्यूएशन हो रही है उसमें मेथड कंसिस्टेंट हो? ये नहीं एक एसेट के लिए कोई और मेथड, दूसरे के लिए कोई और मेथड। मेथड कंसिस्टेंट। सीफैब लेवल पे क्वेश्चन पूछ लिया उसने कहा आपके क्लाइंट ने एसेट्स को रिवैल्यू करवाया है, 10 एसेट्स हैं, 9 के लिए एक ही मेथड है, 10वें के लिए मेथड डिफरेंट है। स्टूडेंट ने कहा मिस स्टेटमेंट, मॉडिफाइड रिपोर्ट, एग्जामिनर कमेंट्स में उसने कहा रिजल्ट आया फारक, फेल। एग्जामिनर कमेंट्स में उसने कहा भाई मेथड दूसरों से डिफरेंट होने का मतलब लाजमी नहीं कि मिस स्टेटेड है, क्योंकि हैं तो दोनों अलाउड IFRS में। क्लाइंट अगर आपसे कहे कि 50 इन्वेंट्री आइटम्स है, 49 FIFO के ऊपर है, एक वेटेड एवरेज के ऊपर है, तो बताइए वेटेड एवरेज वाली गलत हो गई? क्या हमें पहले उसका मेथड डिफरेंट होने की रीजन पूछनी चाहिए? अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो ठीक, वरना मिस स्टेटमेंट होगी। बताइए, तो देखना चाहिए ना। इंडस्ट्री में ऐसे होता है कि एक ही इंडस्ट्री की 2 कंपनीज है, एक कंपनी दोनों टेक्सटाइल सेक्टर की है, एक ने अपने मशीनरी की लाइफ 10 साल एस्टिमेट की है, दूसरी ने 15 साल कर दिया। एक ने रिड्यूसिंग बैलेंस लगाया, दूसरी ने स्ट्रेट लाइन लगाया। तो क्या अगर आपका क्लाइंट के मेथड डिफरेंट है बाकी इंडस्ट्री से, तो क्या ऑटोमेटिकली वो मिस स्टेटमेंट हो गई? कहता नहीं, वो डिपेंड करता है। हो सकता है वो एक कंपनी ओवर टाइम लगा रही हो, दूसरी ना लगा रही हो। एक कंपनी फ्रीक्वेंटली रिपेयर वगैरह जो है उसके जरिए से अपने एसेट्स को मेंटेन कर रही है, उसके एसेट्स की लाइफ ज्यादा होगी, दूसरी इतनी फ्रीक्वेंटली रिपेयर नहीं करवा रही। ठीक है, इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड कर। तो याद रखें मेथड को कंसिस्टेंट होना चाहिए, लेकिन अगर मेथड डिफरेंट है IFRS के अंदर अलाउड, लेकिन डिफरेंट है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली मिस स्टेटमेंट नहीं होगा। हमने रीजनेबल जस्टिफिकेशन देखनी है तो गुड, नहीं है फिर मिस स्टेटमेंट होगी। तो ये पॉइंट समझ आया मेथड इज कंसिस्टेंट वाला। अब अगर कहे सारी इंडस्ट्री ने FIFO के ऊपर वैल्यूएशन की इन्वेंट्री की, आपके क्लाइंट ने वेटेड एवरेज पे की, तो मिस स्टेटमेंट है क्या? हम कहेंगे डिस्कस करेंगे, रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो ठीक है, नहीं तो फिर मिस स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे कि हो सकता है प्रॉफिट को ओवरस्टेट करने के लिए उन्होंने मेथड चेंज किया। डिस्क्लोजर चेक करेंगे, रीवैल्यूएशन से रिलेटेड डिस्क्लोजर होते हैं IS 4 में, किसमें? तो बता दीजिए क्या कौन सा डिस्क्लोजर होता है। लेकिन ये में रखिएगा रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन से रिलेटेड डिस्क्लोजर बताना है। क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक्सपर्ट का नाम, चलें ठीक है, यानी पहुंच गए हैं कि वो डिस्क्लोजर, 1-2 डिस्क्लोजर लिख दीजिएगा, उसे पता हो कि हम स्पेसिफिक डिस्क्लोजर भी जानते हैं, हवाई जनरल बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रिकैलकुलेट सरप्लस, फिजिकली इंस्पेक्ट कंडीशन कि नया एसेट मतलब रीवैल्यू हो रहा है तो शक्ल और सूरत भी उसकी ऐसी है कि नहीं कि रीवैल्यूएशन होनी चाहिए, न्यू है, डैमेज तो नहीं है ना। आग लगी हो बिल्डिंग में और रिवैल्यूएशन करवा दी हो, ये रिवैल्यूएशन होगी, शाबाश। ठीक है, फिजिकली भी इंस्पेक्ट। क्लियर हो गई बात? जी जी। देखिए वो क्लाइंट बता सकता है हमें कि हो सकता है उस इन्वेंट्री का यूज डिफरेंट हो बाकी इन्वेंट्री से, वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर सकता है, बहुत सी रीजन हो सकते हैं। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स है, अच्छा क्या क्लाइंट खुद से भी बिल्डिंग बना सकता है? IS 16 में ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ आपने, 23 में भी पढ़ा होगा। बोरिंग कॉस्ट 23 है ना, बदला तो नहीं अभी ये। चलें
कह रहा है सबसे पहले परमिशन देख लो। परमिशन किसकी देख लो? अथॉरिटीज की। ऐसा ना हो आपके साथ भी वही हो जो कलमा चौक में वो मसूद हॉस्पिटल के साथ हुआ था। ओके, 5 बिल्डिंग की परमिशन ले और 6ठा 7वां फ्लोर भी डाल दिया। वो आगे उन्होंने कहा भाई 6ठा 7वां फ्लोर सारा फारे करो, गिरा दिया उन्होंने। अब जरा 6ठा 7वां फ्लोर गिरेगा तो बाकी फ्लोर भी तो इफेक्ट होंगे। वो काम काफी ऐसे बंद पड़ा रहा एंड पे, फिर उन्होंने शायद वो सारा गिरा के दोबारा बिल्डिंग बनाई। आप याद रखिए, आप अपने घर में एक नया कमरा भी बनाना चाहते हैं ना, तो ये आपके घर का मामला नहीं है, आपको एलडीए से अप्रूवल लेनी पड़ेगी इसकी। इसलिए कहता है अगर बिल्डिंग बना रहे हैं तो देखो भाई कि अप्रूवल लिया, अप्रूवल नहीं ली तो सारा जीरो। किसी भी वक्त एलडीए वाले आके कहेंगे कि भैया हमने इसको गिराना है, या अगली बात आपको पता है। तो इंस्पेक्ट परमिशन ऑफ अथॉरिटीज, देखनी चाहिए अथॉरिटी की तरफ से परमिशन मिली कि नहीं। सेलेक्ट सैंपल ऑफ कास्ट। अच्छा मुझे बताइए, जब हम किसी एसेट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, इन्वेंटरी को मैन्युफैक्चर करते हैं, कितनी तरह की कास्ट लगती है वाला? 3, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो जब बिल्डिंग बनाई हमने, इसमें मटेरियल भी लगा होगा, लेबर भी, ओवर, हमने उसकी कॉस्ट वेरीफाई करनी है। सैंपल बेस में कास्ट को सेलेक्ट करेंगे। मटेरियल को कैसे वेरीफाई करेंगे? सप्लायर की इनवॉइस के साथ। लेबर को कैसे वेरीफाई करेंगे? पेरोल के साथ। और ओवरहेड को कैसे वेरीफाई करेंगे? बिल्स के साथ। कौन से बिल्स? यूटिलिटी बिल्स के साथ। भाई ओवरहेड्स में नॉर्मली ये होता है ना, पानी, बिजली, गैस वगैरह, यही ओवरहेड होते हैं। बाकी और भी अगर कोई ओवरहेड है तो उसका बिल होगा, चेक कर ले। डिस्कस कैपिटलाइजेशन पॉलिसी एंड रिव्यू लिस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने काउंटिंग में पढ़ा होगा, जब किसी एक्सपेंस को कैपिटलाइज करते हैं ना, क्राइटेरिया होता है। वो पता नहीं, वो उसके लाइफ बढ़नी चाहिए, एफिशिएंसी आनी चाहिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होनी चाहिए, कुछ इस तरह के क्राइटेरिया। कहते क्राइटेरिया पूरा करता है तो कैपिटलाइज करो, नहीं तो एक्सपेंस आउट करो। लेकिन फिर एक और कंसेप्ट भी पढ़ा होगा कि प्रैक्टिकली एक कैपिटलाइजेशन पॉलिसी भी होती है। तो कहते हैं कैपिटलाइजेशन पॉलिसी क्या? कहते हैं सर्टेन लिमिट के नीचे जो अमाउंट्स है ना, वो बगैर देखे एक्सपेंस आउट करते जाओ। क्योंकि बाज औकात चीज की अपनी कीमत कम होती है, उसको फिक्स एसेट रजिस्टर में लिखने, उसके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने, रिकॉर्ड मेंटेन करने में पैसे ज्यादा लग जाते हैं। जैसे 2 क्लासिक एग्जांपल दिया करता है। वो कहता है अगर आपने डस्टबिन खरीदा है, आया होगा 70-80 100 रुपए का, लेकिन चलना साल से ज्यादा, फिक्स एसेट है, इसको कभी भी कंपनीज कैपिटलाइज नहीं करती, एक्सपेंस आउट कर। वॉल क्लॉक है, घड़ी आई होगी 150, 200, 250 की, लेकिन चलती साल है, उसको भी कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते। इसलिए सर्टेन अमाउंट से नीचे कैपिटलाइजेशन पॉलिसी होती है। क्या कि एक सर्ट, जैसे 10,000, कहते हैं इससे नीचे जितने भी आइटम्स है वो एक्सपेंस आउट होगी, ऊपर के ऊपर हम क्राइटेरिया लगाएंगे। ठीक है, तो हमने देखना है क्लाइंट से कैपिटलाइजेशन पॉलिसी क्या भाई तुम्हारी, और फिर जितने भी एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज हुए हैं उनकी लिस्ट देखेंगे। लिस्ट किस लिए देखेंगे? कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कैपिटलाइज पॉलिसी से नीचे वाली अमाउंट कैपिटलाइज हो रही है और ऊपर वाली किसी रिपेयर एक्सपेंस में चली गई है। याद है मिसक्लासिफिकेशन? तो जब सेल्फ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, मिसक्लासिफिकेशन का रिस्क ज्यादा होता है। रिपेयर को कैपिटलाइज, कैपिटलाइज को रेवेन्यू कर दिया। कंपेयर बजट विद एक्चुअल कॉस्ट, एक्सपर्ट्स असेसमेंट फॉर एसओसी। एसओसी स्टेज ऑफ कंप्लीशन आपने पूरा ही लिखना है, ये जगह कम होने की वजह से हमने एसओसी लिख दिया, स्टेज ऑफ कंप्लीशन। आखिरी कंसेप्ट, छोटी सी चीज, बजट तो आपको पता ना क्या होता है। बिल्डिंग बनाने से पहले डिसाइड किया कितने में बिल्डिंग बनेगी, सर 200 मिलियन में। बजट कितना है? 200 मिलियन। बिल्डिंग अभी बन रही है, अभी बन रही है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना लगा और एक्सपर्ट से हमने पूछा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 120 मिलियन। एक्सपर्ट से पूछा क्या भाई कितने % बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन एक्सपर्ट बताता है। एक्सपर्ट ने कहा, जरा गौर से देखिएगा, 50% कंप्लीट हुई है सर। कोई रिस्क है क्या? ओवर स्टेटमेंट का, कि लगता है इधर उधर के खर्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी इसमें डाल दिए। नजर आया रिस्क है? नहीं। अच्छा,
अब देखते हैं अब रिस्क नजर आता है कि नहीं। बजट था 200 मिलियन का, एक्चुअल हुआ 80 मिलियन, एक्सपर्ट ने कहा 50%। अब क्या रिस्क है? इसका 20 मिलियन किसी और जगह चला गया। एक स्टूडेंट कहने लगा सर ये भी तो हो सकता है इधर वो जो सरिया सीमेंट गारा वगैरह जो भी मटेरियल यूज उसकी प्राइस कम हो गई हो, इधर कम होगी इधर ज्यादा हो गई हो, तो क्या हो नहीं सकता? तो फिर आप क्या जवाब देंगे उसको? मैंने कहा भाई हो तो सकता है लेकिन हमने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ सोचना है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो अब बताइए क्या हमें बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करना चाहिए? एक्सपर्ट से स्टेज ऑफ कंप्लीशन मालूम करनी चाहिए। एंड में कह रहा है प्रेजेंटेशन भी देखो। क्या प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? क्या देखो? क्या प्रेजेंटेशन कोई एजर्शन है? क्या देखते हैं इसमें? इसकी क्लासिफिकेशन डिस्क्लोजर कि ये CWIP होता है ना, इसको करंट एसेट्स में दिखाया गया हो, ये भी नॉन करंट एसेट में, तो यही देखना है ना मेरे भाई। क्या CWIP से रिलेटेड कोई डिस्क्लोजर होते हैं? अच्छा वैसे मुझे नहीं पता, मुझे वाकई नहीं पता क्या होता है। कैपिटलाइज हो चुका है वो तो बैलेंस शीट में आ रहा होगा ना। अच्छा डिस्क्लोजर भी होता है, चलें ठीक है, ठीक चलिए ठीक है बिल्कुल। तो वो जो भी डिस्क्लोजर है वो हमने इंक्लूड कर देना। कुछ समझ आया आपको? और भाई ठहर जा जरा, घर वालों को सुकून का सांस लेने दिया करेगा। कल आपका टेस्ट तो पूछा ही नहीं आपने। चैप्टर 12 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 से लेके ये सॉरी हमने आज तक जितने भी एरियाज पढ़े हैं वो सारे कल के टेस्ट में शामिल है जी, ऑडिट में। और कहाँ पढ़ते हैं जी? आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है।